हेलो माय डियर स्टूडेंट। पिछले चैप्टर में हमने देखा है कि फिजिकल वर्ल्ड हमारा क्या होता है और उसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं, उसको किस किस क्षेत्रों में किस किस दायरे में पढ़ना है इस फिजिक्स वाले सब्जेक्ट में। तो जब भी हम किसी चीज़ के बारे में स्टडी करने जा रहे होते हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ न कुछ डाटा इकट्ठा करना होता है। उस डाटे के हेल्प से हम ये उसके बारे में स्टडी करते हैं, जानते हैं उसके बारे में। तो हमारे वर्ल्ड में जो भी घटनाएं होती हैं, उसको जानने के लिए हमें उसको मेजरमेंट तो करना पड़ेगा। बिना मेजरमेंट के हमारे पास डाटा नहीं आ पाएगा, और डाटा नहीं आ पाएगा तो हम उस बेसिस पर कैसे स्टडी कर पाएंगे। इसलिए उसको, जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको हमें सीखने के लिए हमें ये पहले जानना पड़ेगा कि मेजरमेंट कैसे होता है। हर चीज वस्तुओं को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट बनाई गई हैं, और हर घटनाओं को, हर वस्तुओं के मेजरमेंट को तरीका अलग अलग होता है। तो कैसे मेजर करते हैं उसको हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट। देखते हैं इसके बारे में व्हाट विल वी लर्न। इस वाले चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसको देख लेते हैं पहले। नीड ऑफ मेजरमेंट, मेजर करने की हमें ज़रूरत क्यों है। दूसरा है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप, हमारे भौतिक जगत में किन किन चीज़ों को मेजर किया जा सकता है, किन किन चीज़ों को मेजर नहीं किया जा सकता है, और उनके टाइप्स क्या हैं इसको देखेंगे। आगे देखेंगे कि नीड ऑफ स्मॉल एंड लार्ज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजर करने के हमें छोटी यूनिट की भी ज़रूरत पड़ती है और बड़े यूनिट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है और कैसे क्यों यूज करते हैं हम स्मॉल भी और लार्ज भी, इसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, ढेर सारे हमारे पास यूनिट होंगी फिजिकल क्वांटिटी की, उनका सिस्टम के बारे में जानेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है इसको जानेंगे। और उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन क्या होता है उसको निकालना सीखेंगे। देखते हैं आगे। नीड ऑफ मेजरमेंट, हमें मापन की क्यों जरूरत पड़ती है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में मेहमान आए हुए हैं और चीनी की जरूरत है हमें। तो आपकी मम्मी ने भेजा अब कि बाबू जाओ बाजार से चीनी लेकर आओ, थोड़ा घर में थोड़ी चीनी है और थोड़ी की जरूरत है। और तो आप जाते हैं बाजार में और चीनी लाते हैं। लेकिन मम्मी ने कहा थोड़ा चीनी लाओ, अब कितना लाएंगे, कितने मेहमान आए हैं, कितने चीनी की जरूरत पड़ेगी हमें अगर कोई मीठा या फिर चीनी से बनी चीज़ों को खिलाना चाहते हैं मेहमान को। जब आपको पता ही नहीं है होगा कि हमें चीनी कितनी लाना है, तो उसका अंदाजा आपको नहीं पता होगा, तो आप जाएंगे एक पाव लाएंगे कि आधा केजी लाएंगे कि 2 केजी लाएंगे, कुछ पता ही नहीं है। तो जब आपको पता ही नहीं है कितने मेहमान के लिए कितनी चीनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कैसे चीनी लाएँगे? वो चीनी जो भी लाएँगे हो सकता है फिर से कमी पड़ जाए, फिर से आपको जाना पड़े। दोबारा लाएँ, हो सकता है फिर मम्मी ने कहा थोड़ा-सा और ज़रूरत है, थोड़ा-सा जो और जाइए और लाइए, तो हो सकता है फिर से ज ज कम पड़ जाए। तो जब आपको सही जानकारी ना हो, तो कैसे चीनी ला पाएँगे? लेकिन जब वही आपको अमाउंट बता दिया जाए कि आधा केजी चीनी लाना है या 1 केजी चीनी लाना है, तो अब आसानी से उस चीनी को दुकानदार को बताएंगे और आराम से आप लेते आएंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मेजरमेंट बता दिया गया है कि चीनी की हमें 1 केजी की जरूरत पड़ेगी। तो ये 1 केजी क्या है, आपका चीनी का मेजरमेंट है। जब आपको मेजरमेंट बता दिया जाता है तो आपका काम आसान हो जाता है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक दूसरे शहर में जाना है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप किसी से पूछते हैं यहाँ पर हमें इस शहर में जाना है, कितना दूर है ये। तो कोई कहेगा कि थोड़े ही दूर है चले जाइए, या कोई कहेगा कि हाँ और थोड़ा सा दूर, ज़्यादा दूर है आप चले जाइए, आप पहुँच जाएंगे। तो आप कुछ दूर गए और जब आप थक गए हैं तो फिर पता चला कि किसी से फिर पूछते हैं कि ये शहर कितना दूर है अभी, तो वो बताता है फिर से आपको कि थोड़ा सा ही दूर है और आगे जाइए। जब तक आपको उसका जानकारी नहीं है कितनी दूरी पर है वो, सही सटीक जानकारी नहीं है, तो आप क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन अगर यही जानकारी आपको पहले से पता होती कि ये शहर यहाँ से इतना दूर है, तो आप संयम रख के जाते हैं और पता आपको होता कि इतने टाइम में हमें पहुंच जाएंगे।
तो आप परेशान नहीं होते, आराम से अपना चलते जाते हैं। तो इसलिए इसमें भी जो बताया गया, अगर इसमें बता दिया जाता है यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है ये शहर, तो आप पेशेंस रखते हुए कितना टाइम लगता है आपको अंदाजा लग जाता है और उस हिसाब से आप जाते हैं। तो आपको इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इसमें भी अगर जब आपको बता दिया गया है कि 200 किलोमीटर दूर है ये शहर, 200 किलोमीटर क्या है यहाँ पर, इस दूरी का मेजरमेंट है। जब ये मेजरमेंट आपको बता दिया गया तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप परेशान नहीं हो रहे हैं। कहने का मतलब जब भी आप साइंस पढ़ने आएंगे तो आपको मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी कि जब भी मेजरमेंट करेंगे आपको उसको एक नंबर में एक्सप्रेस करना आना चाहिए। नंबर में एक्सप्रेस तभी कर पाएंगे जब उसको मेजर कर पाएंगे। तो पहले मेजर करना होगा, उसके बाद उसको नंबर में एक्सप्रेस करना होगा, तब जाके हम साइंस पढ़ सकते हैं। बिना नंबरों के, बिना मेजरमेंट के साइंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ी है। यहाँ लिखा भी है, देखिए, मेजरमेंट गिव्स अस करेक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। जो मापन है हमें सही और सटीक जानकारी देता है, और संख्या के बिना विज्ञान पॉसिबल नहीं है पढ़ना। जब भी कोई मेजरमेंट करेंगे वो नंबर में एक्सप्रेस होगा ही होगा। अगर वो मेजर वाली क्वांटिटी हो, मेजरमेंट वाली, मेजर कर पाने वाली क्वांटिटी हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में बताया गया था, हमें कहा गया है 1 केजी लाना है। तो यहाँ पर भी देखिए एक क्या है, एक नंबर है। हमें बताया गया है शहर कितना दूर है, 200 किलोमीटर दूर है। ये क्या है, एक नंबर। ये जो यूनिट है और ये किलोमीटर है, ये क्या है, उसके मात्रक हैं। इसको हम बाद में देखते हैं। इन दोनों इक्वेशन में, दोनों एग्जांपल में हम देख रहे हैं नंबर ही नंबर है। आगे देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। तो अपने संसार में जो भी घटनाएं घटित होती हैं या देखते हैं, उसको हम एक नंबर में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। नंबर में एक्सप्रेस करना मतलब हम उसको मेजरमेंट कर पा रहे हैं। अगर मेजरमेंट कर पा रहे हैं तो उसको स्टडी करना आसान हो जाता है, उसको समझना आसान हो जाता है। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस एज ए वैल्यू। कहने का मतलब है ये मटेरियल का क्या है या किसी सिस्टम का एक प्रॉपर्टी है, जो जिसको हम एक नंबर में एक्सप्रेस कर पाएंगे, उसको डिफाइन कर पाएंगे। से एग्जांपल में यहाँ पर दिखा गया है, एक 10 केजी का मास है। 10 केजी का मास है तो इसको हम एक नंबर में डिफाइन कर दिए हैं, कितना लिखे हैं, 10 केजी। यहाँ पर ये क्या है, 10 केजी। यहाँ पर इस पेंसिल है, पेंसिल की लंबाई मेजर किया गया है, यहाँ पर लिखा गया है 6 सेंटीमीटर, ये भी क्या है, नंबर है। यहाँ पर घड़ी में टाइम कितना हो रहा है, इसको भी लिखा गया है 10:09 हो रहा है, सुबह के, एएम का मतलब सुबह हो रहा है। यहाँ पर इसका वॉल्यूम मेजर किया गया है सिलेंडर का, ये लिखा गया है 3000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ भी एक क्या है, नंबर है। ये है टेम्परेचर एक छोटे बच्चे का, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है हम लोगों का बॉडी का, 37 डिग्री सेल्सियस, ये भी क्या है, एक नंबर है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर किया गया है, 100 न्यूटन पर कूलाम है, तो ये भी क्या है, नंबर है। तो जितने भी हमें एग्जाम्पल देख रहे हैं सभी में क्या है, नंबर है। उसके साथ एक और वर्ड छुपा हुआ है जिसको बोलते हैं यूनिट। इसकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी मेजरमेंट वाली चीजें हैं सब में नंबर है ही है। बिना नंबर के हम उसको समझ नहीं पाएंगे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे सही से। इसलिए हमें मेजरमेंट करना जरूरी है। जब मेजरमेंट कर पाएंगे तो उसको हम नंबर में डिफाइन कर पाएंगे, उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इन सारी क्वांटिटी को तो हम मेजर कर पा रहे हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है, क्या संसार में ऐसी भी कुछ चीजें हम देखते हैं जिसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं अभी? तो ये क्वेश्चन उठ रहा है। तो जब जिसको मेजर किया जा रहा है उसको तो फिजिकल क्वांटिटी बोल दी है, जिस ना ये प्रॉपर्टी है मटेरियल का, जिस प्रॉपर्टी को हम मेजर कर पा रहे हैं उसको नंबर में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और जिसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं, क्या वैसे भी क्वांटिटी होती है, ऐसा कुछ होता है? तो होता है। उसको क्या बोलते हैं तब, उसको देखते हैं। इसको बोलते हैं हम नॉन नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिसको अभी तक मेजर नहीं किया जा सका है, या जिसको अभी मेजर नहीं हम कर पाते हैं।
ऐसी क्वांटिटी कौन सी होती हैं? तो इसको देखिए, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर, उसको मेजर नहीं किया जा सकता है। एग्जांपल में जैसे लव है, हैप्पीनेस है, इमेजिनेशन है, कलर, इंटेलिजेंस, ग्रेटनेस, फुलिशनेस, हैप्पीनेस एंड टेस्ट, इन सबको मेजर हम नहीं कर पाएंगे। मेजर नहीं कर पाएंगे इसका मतलब है कि हम उसको एक नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जैसे आप सुने होंगे कि कोई हंस रहा है तो बहुत हंस रहा है, कम हंस रहा है तो हम बोलते हैं कम हंस रहा है, ये इससे ज्यादा हंस रहा है। कितना हंस रहा है? 9 यूनिट हंस रहा है, 10 यूनिट हंस रहा है, 50 यूनिट हंस रहा है, अभी ऐसा तो हम नहीं बोलते हैं। कोई क्लास में लड़का बुद्धिमान है तो हम वो ये बोलते हैं वो बहुत बुद्धिमान है, ये इससे कम बुद्धिमान है। कितना ज्यादा बुद्धिमान है नंबर में हम नहीं बताते हैं कि ये 9 है, ये 10 है, ये 12, ये 50 है, ये 100 है। उसको हम नंबर में नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये नहीं मेजर कर पाते हैं अभी। इमेजिनेशन है, कितना हम सोच पाते हैं, इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। दूसरा एक एग्जांपल है कलर। कलर में हम जैसे रेड कलर ले रहे हैं, तो रेड कलर में ये कम रेड है, ये इससे थोड़ा सा ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, हम यही बात कह पाते हैं। उसको नंबर में एकदम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि ये 9 है तो ये 9.5 है और ये 10 है, ऐसा नहीं हम बताते हैं। बस इतना ही बताते हैं, कम या ज्यादा, नंबर में हम बता ही नहीं पाते हैं। टेस्ट में है, अगर मीठा टेस्ट है तो हम बोलते हैं कि ये मीठा है, ये इससे ज्यादा मीठा है, ये इससे ज्यादा मीठा है। कितना मीठा ज्यादा है? या खट्टा है तो ये खट्टा है, कितना खट्टा है, उसको भी नंबर में हम नहीं व्यक्त कर पाते हैं। तो ये सारे जितने क्वांटिटी हैं, इसको हम नंबर में नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्योंकि इसको हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे। या फिर कह लीजिए अभी इसके लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अभी बना ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं तब। फिजिकल क्वांटिटी पे आ जाते हैं। अब जिसको मेजर नहीं किया जा सकता उसको क्या पढ़ना? अब जिसको मेजर किया जा सकता है उसी के बारे में पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटी, अब इसके टाइप देखते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं। कौन सा? फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक डेराइव्ड क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी दो ही टाइप की क्यों बनाया गया है, इसको हम अभी थोड़ी देर बाद जब एसआई सिस्टम पर जब पढ़ेंगे तब वहां पर देख लेंगे। ठीक है, दो टाइप के क्यों बनाए हैं, तो अभी फिलहाल देख लेते हैं कि दो टाइप में कौन कौन है। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है और दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में ये जो सात हैं इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, तो नाम क्या है इनका? मास द्रव्यमान है, लेंथ है लंबाई, टाइम समय, टेम्परेचर तापमान मेजर करने के लिए है, फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा, लुमिनस इंटेंसिटी, ये लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करता है। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा अगर मेजर करनी है तो ये राशियां होती हैं क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी कि बहुत ढेर सारी राशियां हो। वैसे अगर एक दो राशियां, 5 यूनिट, 5 10 अगर नंबर हो तो हम उसको नंबर में एक्सप्रेस कर पाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मॉलिक्यूल ढेर सारे हों, तो मोल एक बड़ी यूनिट बना दिया गया नंबरों का। तो उसको मेजर करने के लिए उसका जो क्वांटिटी है इसको बोला जाता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, और इसके मात्रक अभी थोड़ी देर बाद ही देखेंगे, इसको बोला जाता है मोल। तो ये सात फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हम याद रख लेंगे, याद कर लेंगे। उसके बाद जो ड्राइव्ड क्वांटिटी होती हैं, ये इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी जितने भी ये सारी हैं, इन सबको बनाने में इन सब का हाथ है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो भी ड्राइव क्वांटिटी बनी है वो सब फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर बनी होती हैं। तो इसको हम अभी देखेंगे। हम ये याद रखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी, उससे हम बना लेंगे। कैसे बनेगा हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे, आगे वाले चैप्टर में या आगे वाले लेक्चर में। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं, जिसको एंगल और सॉलिड एंगल कहा जाता है। ठीक है, इसका ये मात्रक है, यूनिट। एंगल को किस में मेजर किया जाता है? रेडियन में। और सॉलिड एंगल को मेजर किया जाता है स्टेरेडियन में। ठीक, दो ये सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटी हैं इसको हम ध्यान में रखेंगे और सात फंडामेंटल क्वांटिटीज को याद रखेंगे। ठीक है,
तो एंगल क्या मेजर कर रहा है, देखिए एंगल हमेशा देखिए 2D में मेजर करना हो एंगल तब यूज किया जाता है एंगल। यहाँ पर देखिए ये एक 2D एक वृत्त बना हुआ है। अब वृत्त के परिधि पर एक थोड़ा सा चाप है जिसको एस से हम दिखाएं, तो और ये इसका वृत्त का रेडियस है आर। ठीक है, तो दो लाइन हमने बनाया है आर रेडियस लेते हुए इसके सेंटर से उसके परिधि पर दो लाइन ड्रॉ किए हैं। इन दोनों लाइन के बीच जो ये एंगल बन रहा है इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये है एंगल। ये टोटल एंगल एक वृत्त के चारों ओर उसके सेंटर के चारों ओर ये कितना होता है टोटल, टोटल होता है 2 पाई, 2 पाई रेडियन बोला जाता है। ठीक है, 2 पाई रेडियन होता है। तो एक रेडियन अगर बताना हो हमें तो क्या होता है एक रेडियन, एक रेडियन को डिफाइन करना हो तो हम ये बता सकते हैं जो भी वृत्त बना हुआ है उसका जो रेडियस है उसी रेडियस के बराबर की दूरी हम अगर एक चाप लगाएं, एक आर्क लें, इसको आर्क बोला जाता है या फिर चाप बोला जाता है। अगर ये भी आर के बराबर हो, रेडियस के बराबर हो, तो जितना आर के बराबर हो तो उस वाले पॉइंट को, अगर उस पॉइंट को ए मान लेते हैं और इस वाले पॉइंट को बी मान लेते हैं, ए और बी से उसके सेंटर पर मिलाते हुए जो लाइन बनेगी, जो लाइन हम बनाएंगे वो जहां कट करेगी तो ये दोनों लाइन के बीच जितना एंगल बनेगा उसको हम एक रेडियन बोला जाएगा, एक रेडियन कहेंगे उसको। ठीक, उसी तरह सॉलिड एंगल होता है, तो सॉलिड एंगल 3D में मेजर किया जाता है एक तरह से एंगल। ये क्या है, एंगल मेजर करने के लिए हम 2D में यूज करते हैं। 2D करने का मतलब ये देखिए इसके दो डायरेक्शन है, एक्स बोल सकते हैं और वाई बोल सकते हैं। यानी कि इस वृत्त का बस लंबाई होता है और चौड़ाई होता है बोल सकते हैं। ठीक है, इसका ऊंचाई नहीं है क्योंकि ये 2D प्लेन में है, एक कागज पर है। और 3D वस्तुएं क्या होती हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, तीनों डायरेक्शन में होती है। तो ये क्या है, सॉलिड एंगल मेजर करने के लिए हम 3D वस्तुओं में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक वृत्त नहीं है, इसको हम एक गोला है ये। गोला और वृत्त में क्या अंतर है, गोला एक 3D है और वृत्त क्या है 2D है। तो इस वाले में देखेंगे स्टेरेडियन, इसका यूनिट क्या होता है सॉलिड एंगल मेजर करने का, स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन कितना होता है, तो यहाँ पर जब कहा जाता है कि जितना रेडियस है जो गोला बना है, अगर वो आर रेडियस का है तो आर रेडियस का स्क्वायर कर लीजिए, रेडियस का स्क्वायर कर लीजिए। आर स्क्वायर एक तरह से क्या होगा, एक क्षेत्रफल देगा, आर गुड़े आर करके। ठीक, ये क्या है एक क्षेत्रफल है। उसी क्षेत्रफल के बराबर गोले पर एक सरफेस बनाइए जिसका क्षेत्रफल आर स्क्वायर। उस आर स्क्वायर से उस गोले के सेंटर पर जो ये 3D में एंगल बन रहा है इसको हम बोलेंगे ये 1 स्टेरेडियन होता है ये। इसको अब रेडियन नहीं बोलेंगे, इसको बोला जाएगा 1 स्टेरेडियन। ठीक, तो 3D में ये एक इसके गोले के सेंटर के चारों तरफ जो स्टेरेडियन होगा ये टोटल होता है मैक्सिमम कितना होगा ये 4 पाई के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 4 पाई कैसे होता है, इस गोले का सरफेस एरिया अगर पूछा जाए तो आप कितना बताएंगे, सरफेस एरिया एस बराबर आप फार्मूला जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पूरा सरफेस है, उस सरफेस एरिया को आप डिवाइड कर दीजिए वृत्त के रेडियस से, वृत्त के रेडियस के स्क्वायर से, वृत्त का रेडियस आर है, आर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो जो बचा हमारे पास यहाँ से आर स्क्वायर कट गया, हमें कितना आ गया 4 पाई। यानी कि एक गोले के चारों तरफ जो 3D में एंगल बन रहा है इसको हम सॉलिड एंगल बोलेंगे, तो वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 4 पाई के बराबर हो सकता है। लेकिन वही 2D में देखा जाए तो 2D में कितना होता है मैक्सिमम 2 पाई होता है और 3D में 4 पाई के बराबर होता है। और पूछा जाए 1 स्टेरेडियन क्या होता है, तो 1 स्टेरेडियन मतलब रेडियस का स्क्वायर करिए, जितना क्षेत्रफल आ रहा है उसी क्षेत्रफल से आप गोले के सेंटर पर सॉलिड एंगल बनाइए, वो जितना एंगल बनेगा उसको 1 स्टेरेडियन बोलेंगे। एक तरह से यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है, अगर सॉलिड एंगल निकालना हो तो एरिया डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, वो हो जाता है आपका स्टेरेडियन, बता देगा कितना स्टेरेडियन बन रहा है, कितना सॉलिड एंगल बन रहा है।
ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नीड ऑफ स्मॉल एंड लार्ज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये इतनी बड़ी लंबाई है, इसको हमें मेजर करना। ठीक है, हमारे पास एक स्केल दिया गया है इतना बड़ा का। ठीक है, इससे अगर मेजर करना है, इसको मेजर करना आसान है। इसका इसमें कई सारे पार्ट बने होंगे। इससे अगर मेजर करना है तो ये एक भाग यहाँ तक हो जा रहा है, दो भाग, ये लगभग दो गुना के बराबर है। अगर कम भी होगा तो इस छोटे छोटे जो इस पर खांचे लिखे गए हैं, मापे गए हैं, उससे हम मेजर कर पाएंगे कि वो वाकई में दो गुना या उससे थोड़ा सा छोटा है कि नहीं। लेकिन अभी बोल दी जाए एक बहुत बड़ा लंबा दूरी हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत बड़ी दूरी है, इसके रेस्पेक्ट में जो हमारा ये स्केल है, इसके रेस्पेक्ट में मेजर करना है, ये बहुत बड़ी दूरी। इसको मेजर करने में कितना टाइम लगेगा? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना। यहाँ से 1 यूनिट हुआ, फिर 2 यूनिट हुआ, फिर 3 यूनिट, 4 यूनिट, ऐसे बहुत बड़ी हो तो ये मेजर ही करते रह जाएंगे। इस छोटी यूनिट से नहीं मेजर हो पाएगा, लेकिन यही जब छोटी डिस्टेंस हो तो इस छोटी वाली यूनिट से हम मेजर कर पा रहे थे आसानी से। ठीक है, यानी कि जब भी लंबी दूरी को मेजर करना हो तो छोटी मेजरमेंट से मेजर करना काफी टाइम टेकिंग होगा, उसको आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता। अगर कोई बड़ी यूनिट होती, मान लीजिए इतना बड़ा यूनिट होता है जिसको हम यूज करते हैं स्केल के रूप में, इतने बड़े मेजरमेंट से मेजर करना आसान होता है। यहाँ से एक हो जाएगा, उसका पूरा भाग एक गुना उसके बराबर हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ से दो गुना, ढाई गुना, यही होगा, दो गुना, तीन गुना, जो भी होगा। ठीक है, यानी कि जब बड़ा स्केल लिए हैं तो बहुत आसानी से दो बार में या तीन बार में ही मेजर किया गया है। लेकिन वही अगर छोटा वाला यूज कर रहे हैं तो नहीं, बहुत टाइम लग रहा है मेजरमेंट करना, या फिर बहुत पॉसिबल ना हो, इतना ज्यादा दूर हो। लेकिन वही एक बहुत छोटी डिस्टेंस हो, छोटा डिस्टेंस मान लीजिए इतना ही मेजर करना है। अब जब इतना ही दूरी मेजर करना है, अब ये भी जो मेजर किया गया है उससे बड़ा खुद स्केल ही है। जब स्केल ही बड़ा है तो हो सकता है ये जो छोटे छोटे खाने हैं इससे मेजर किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो ये छोटी दूरी इसके दोनों खानों के बीच की दूरी से भी कम हो तो मेजर करना पॉसिबल नहीं है इस वाले स्केल से भी। यानी कि जब छोटी दूरी है तो छोटी दूरी को मेजर करने के लिए हमें ऐसा स्केल बनाना पड़ेगा जो बहुत छोटी हो। ठीक है, तो छोटी दूरियों को मेजर करने के लिए हमें छोटी यूनिट की जरूरत पड़ेगी ताकि हम आसानी से मेजर कर सकें, टाइम टेकिंग कम लगे। और बड़ी दूरियों को मेजर करना, तो बड़ी दूरियों को मेजरमेंट करने के लिए हमें बड़ी यूनिट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, आप बाजार में जाते हैं तो दुकानदार के पास देखते हैं एक 25 ग्राम का, 50 ग्राम का, फिर आपका 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी, 5 केजी, 10 केजी, ऐसे उसके पास बटखरे होते हैं। तो छोटी यूनिट है ये, क्या है एक तरह से ये एक यूनिट है कि इसके लगे छोटी डिस्टेंस, अगर छोटा कोई मेजर करना है वस्तु, यानी कि इसका वेट मेजर करना है तो इस वाले छोटी वाले से मेजर कर लेंगे। ज्यादा अगर कोई दुकान, कोई ग्राहक आ गया जिसको लेना है तो बड़े वाले से मेजर कर लेंगे, जैसा जरूरत पड़ेगी उसके अनुसार से हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, इसलिए वो ये रखा है छोटे से लेकर बड़ी यूनिट सभी, तो सभी वेट का, तभी मास का बोला जाएगा एक्चुअली। ठीक है, मास और वेट में क्या डिफरेंस है ये आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं फिर। तो ऐसी ढेर सारी मेजरमेंट होंगी हमारे पास, छोटी से लेकर बड़ी तक, और कई सारी क्वांटिटी होंगी जिसको मेजर करना होगा। इसको छोटे स्केल की भी जरूरत पड़ेगी और बड़े स्केल की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमें छोटा स्केल का यूनिट भी बनाना पड़ेगा और बड़े वाले स्केल का भी यूनिट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट? तो आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं, मास मेजर करने के लिए 1 केजी देखा है, ठीक है, समय मेजर करने के लिए सेकेंड देखा है, मिनट होता है, ये सब है। और लंबाई मेजर करने के लिए मीटर है, सेंटीमीटर भी है। तो ये जो टर्म आ रहे हैं, सेंटीमीटर है, मीटर है, सेकेंड है, केजी है, ये सब क्या है? ये सब को हम यूनिट बोलते हैं। तो ऐसे ढेर सारे क्वांटिटी के ढेर सारी यूनिट होंगी। तो ढेर सारी यूनिट होंगी तो उसको पढ़ना कितना कठिन हो जाएगा। जैसे पहले जो लोग फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते थे, उनका अपना अलग अलग यूनिट बनाते थे। अलग अलग देश अपना अपना अलग अलग यूनिट बनाते थे ज्यादातर। ठीक है, जैसे कि कुछ देश लंबाई को मेजर करने के लिए फुट का यूज करते थे।
ठीक, FWT फुट का। आ, कुछ देश सेंटीमीटर का यूज करते थे और कुछ लोग फिर इसी में मीटर का भी यूज करने लगे हैं। ठीक है, तो कुछ ये यूज कर रहे हैं, कुछ ये यूज कर रहे हैं, तो उसमें समझाने में, बताने में, कन्वर्ट करने में ये टाइम लगता था। तो जितने भी सारे लोग यूनिट यूज करते थे उसको एक जगह रखा गया। तो कितने टाइप के सिस्टम बनाए गए थे यूनिट के, इसको देखते हैं। पहले होता है क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट। मूल और व्युत्पन्न इकाइयों के सभी सेट को इकाइयों की प्रणाली कहा जाता है, सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज भी थी। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी थी, तो टोटल 7 बताए थे। 7 के साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी थी, तो उसके साथ जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी थी उन सभी के यूनिट होंगे कुछ ना कुछ। उन सभी के यूनिट को एक सेट बना दीजिए या एक गुच्छा बना लीजिए, उन सभी को बोला जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है। तो 3 टाइप के हम देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, चलता आ रहा था पहले से। एफपीएस है, सीजीएस है, एमकेएस है। एफपीएस सिस्टम में लंबाई को मेजर करने के लिए फुट का यूज किया जाता था। और पाउंड क्या है, ये मास को मेजर करने के लिए हम यूज करते थे। सेकंड क्या है, समय को मेजर करने के लिए यूज करते थे। सीजीएस प्रणाली में क्या है, लंबाई मेजर करने के लिए सेंटीमीटर यूज करते हैं। वेट या मास मेजर करने के लिए ग्राम का भी यूज करते हैं। समय मेजर करने के लिए सेकंड का यूज करते हैं। फिर एमकेएस वाले पद्धति में लंबाई को मेजर करने के लिए मीटर, और मास मेजर करने के लिए किलोग्राम है, और समय मेजर करने के लिए सेकंड। इसका कहने का मतलब है कि जैसे अगर हमको अगर लंबाई मेजर करना है, अब के समय में लंबाई कैसे मेजर करते हैं, हम मीटर में यूज करते हैं। यानी कि कोई रॉड है बोल लीजिए, उसकी लंबाई मेजर करनी है तो हम ऐसे बोलते हैं नंबर में 2.2 मीटर का है। तो हम ये देखिए मीटर में यूज कर रहे हैं। लेकिन जब एफपीएस प्रणाली थी, तब जब ये यूज करते थे तो लोग तब उसमें इस लंबाई को मेजर करते थे तो फुट में मेजर करते थे। ये कुछ नंबर होगा, उस नंबर के आगे यहाँ पर फुट लिखते थे, ऐसे फुट लिखते थे। और मास मेजर करना हो तो पाउंड यूज करते थे। लेकिन अब हम क्या यूज करते हैं, बाजारों में जाएंगे, सभी लोग इससे अच्छी तरह से परिचित हैं कि केजी का यूज करेंगे, किलोग्राम में हम यूज करते हैं, पाउंड अब कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ये बहुत पहले से प्रणाली थी, ये लोग यूज करते थे अक्सर। तो कुछ देश ये यूज करते थे, कुछ देश अलग यूज करने लगे। ये कुछ सालों तक ये चला, लगभग 50 60 70 सालों तक ये चला। उसके पहले ये चलता था, धीरे धीरे सुधार हुआ तो एमकेएस प्रणाली में लोग आए। इसमें लंबाई की मेजर करने के लिए मीटर का यूज किया, किलोग्राम का यूज किया, सेकंड का यूज किया। अब जैसे इस वाले प्रणाली में अगर मान लीजिए अगर चाल को मेजर करनी होती थी, किसी वस्तु की चाल, हम जानते हैं ना चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपन समय। तो दूरी मान लीजिए अब के ज़माने में लोग हम यूनिट यूज करते हैं मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब एफपीएस प्रणाली होती थी तब इसी बात को कैसे लिखा जाता था, तब यहाँ पे मीटर पर सेकंड नहीं, तब यहाँ पर फुट लिखा जाता था। क्योंकि मीटर क्या है, एक लंबाई का मेजरमेंट है, तो यहाँ पर फुट लिखा जाता है, FWT फुट पर सेकंड। क्योंकि समय मेजर करने के लिए हम सेकंड का यूज कर लेंगे, और लंबाई मेजर करने के लिए फुट का यूज कर लेंगे। तो इससे बड़ा कठिन काम होता था। इसको फिर फुट को, जिसको मीटर में जानना होता था वो मीटर में बदलता था, जो फुट यूज करता था अपने देश में नॉर्मली वो फुट में समझता था। तो बार बार इसको फुट से मीटर में, मीटर से फुट में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती थी। तो इसलिए ये सारे प्रणाली जो है धीरे धीरे छूटते चले गए, और एक नया फिर इसके बाद प्रणाली बनाया गया। इसको हम बोलते हैं एसआई प्रणाली, या बोल सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये ऐसा फिर प्रणाली बनाया गया जिससे कि सारे देश में ये फॉलो हो, ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें, बिना समझाए ज्यादा। ठीक है, बिना कन्वर्ट किए आसानी से हम समझ सकें उनकी बातों को। तो ये सब पहले प्रणाली चलता था। अब के जमाने में जो है अब एसआई प्रणाली चलता है। ठीक, तो मेरिट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अब ये क्यों बनाया गया एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों बनाया गया, क्योंकि
ऐसे बनाने से, क्योंकि सारे देश अगर यही फॉलो करेंगे, यही वो रूल फॉलो करेंगे, तो उसको समझना आसान, उसको हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा, लिखना आसान हो जाएगा, और कम से कम समझाने की जरूरत भी पड़ेगी, अगर समझाने की जरूरत पड़ी तो। ठीक है। तो ये सिस्टम अब पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है, एसआई सिस्टम, जिससे कि हमें मेजरमेंट में काफी आसानी होती है, समझाना और लिखना, जानना। ठीक। देखिए, एसआई यूनिट का यही लाभ है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक द्वारा प्रयोग की गई इकाइयों, जो यूनिट यूज कर रहे हैं, एक दूसरे को आसानी से समझ में आ जाए और कम से कम समझाने की जरूरत पड़े। हमें बार बार एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलने की जरूरत ना पड़े, सभी यही यूज कर रहे हैं, तो हम बिना बदले ही आसानी से समझ पाएंगे। अब जैसे इस वाले एग्जांपल में, अगर चाल का हमें मात्रक लिखना होता था, यूनिट लिखना होता था, तो क्या लिखते थे? फुट पर सेकेंड। और वही अगर सीजीएस में अगर पूछा जाए, सीजीएस में हमें चाल का मात्रक लिखना हो या यूनिट लिखना हो, तो क्या बोला जाता है? इसमें लंबाई को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस वाली यूनिट में चाल को लिखना हो। और एमकेएस वाली पद्धति में यूज करना हो, तो एमकेएस वाली पद्धति में हम यूज करेंगे मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, ये जो एमकेएस पद्धति है ना, इसी को ब्रॉड करके हम एसआई यूनिट बना दिए हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना दिए हैं। इसमें भी एसआई यूनिट जो है, इसमें भी हम मीटर पर सेकंड का यूज कर रहे हैं, और एमकेएस में भी मीटर पर सेकंड का यूज कर रहे हैं। तो है एक तरह से यही। तो अंतर क्या है इन दोनों में? एमकेएस में जनरली जो है, ज्यादातर जो छोटी यूनिटें हैं, बोल लीजिए छोटी नहीं, फंडामेंटल यूनिट है, वो यही यूज होती थी। मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है। लेकिन एसआई सिस्टम जब बनाया गया, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये इनके साथ ये भी ऐड कर दिया गया, बचे हुए जो, जैसे विद्युत धारा, हमने अभी अभी देखा, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जो इसको जोड़ा गया है। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, लुमिनस इंटेंसिटी है, ये सब मेजर करने के लिए यूज किया जाने लगा। तो इसको भी फंडामेंटल बना दिया गया है, किसमें? एसआई यूनिट में। एसआई जब ये इंटरनेशनल सिस्टम बना, तब उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 7 हो गई, लेकिन इस वाले में उतना नहीं था। ठीक है, बस इसी को उसमें और जोड़ दिया गया, और उसी को फिर बाद में बोल दिया गया ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ हो गया। ठीक है, ये एसआई सिस्टम का 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसको हमने बोला था इसको याद रखना हो, सातों याद रखेंगे। एक और देख लेते हैं। एफपीएस में जो बल का मात्रक होता था, यूनिट होता था, इसमें पाउंडल बोला जाता था। ठीक। और सीजीएस में क्या बोला जाता है? सीजीएस में डाइन बोला जाता है, कभी कभी वर्ड आता है DYNE, डाइन यूज किया जाता है। ठीक है। और एमकेएस में क्या बोल सकते हैं हम? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन बोल लीजिए। ये एक्चुअली क्या है? न्यूटन को ही दूसरे भाषा में हम बोल सकते हैं, बोला जाता है न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक, केजी मीटर पर सेकेंड है। ये लिखना है केजी मीटर पर सेकेंड, इसको लिखने में और बोलने में टाइम लग रहा है, इसलिए इसी को बोल दिया जाता है न्यूटन। ठीक है, अब इसी को हम यूज करते हैं किसमें? एसआई यूनिट में यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मात्रक क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड है, एसआई यूनिट में है। सीजीएस में क्या बोलेंगे? सीजीएस में न्यूटन के बजाय नहीं, न्यूटन के बजाय हम डाइन बोलते थे। और एफपीएस में क्या बोला जाता था? बोला जाता था। तो आगे देखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या पढ़ा जाएगा कि जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हैं, यानी कि जिसको मेजर किया जा सकता है, अब उसमें दोनों है, फंडामेंटल भी हो गया और डेराइव्ड भी हो गया। दोनों को मेजर करने के लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ेगी। तो यूनिट क्या होगा, क्या क्या होता है? फंडामेंटल जो क्वांटिटी है 7 होती हैं, उसको हम देख लेते हैं क्या है। मास का, तो मास का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम होता है। लेंथ का क्या होता है? लेंथ का मीटर होता है। टाइम का क्या होता है? टाइम का सेकेंड होता है। टेम्परेचर का केल्विन होता है, केल्विन में मेजर कर देंगे। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इसको सीडी लिखा जाता है। और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ज्यादा मात्रा में हो, नंबर में हो, तो हम उसका मोल में यूज करते हैं। ठीक है। उसी तरह डेराइव क्वांटिटी है, जैसे एरिया है, तो एरिया के लिए हम यूज करेंगे मीटर स्क्वायर।
यहाँ मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए, डेंसिटी के लिए, ये सब सारे हम यूज करेंगे। तो ये ड्राइव क्वांटिटी के ये ड्राइव जो यूनिट है, ये हम कैसे क्या याद रखना पड़ेगा या बताना पड़ेगा, बार बार क्या करना पड़ेगा इसको? जब हम इसको समझ जाएंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी से कैसे बनता है डराइव्ड यूनिट, तो हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम ये याद नहीं रखेंगे, हमें याद क्या रखना है, हमें बस ये फंडामेंटल क्वांटिटी है ये याद रखना है, और इनके क्या यूनिट है ये याद रखना है, इतना बस। ठीक, ये हम चीज याद रखेंगे। और बाकी डराइव्ड यूनिट क्वांटिटी से जो यूनिट बनता है, ये कैसे बनता है, हम ये जब इसका फार्मूला हमें पता होगा तो सारे ये यूनिट हम बना लेंगे, इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। अब्रिविएशन इन पावर ऑफ 10, ये हमें थोड़ा सा जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको हम देख लेते हैं। ये जो छोटे छोटे टर्म है, इसको जरूरत पड़ती है जब भी हम फिजिक्स या साइंस पढ़ते हैं। इसमें देखिए लिखा है जैसे डेसी, अगर हमें आपको कहीं लिखना हो तो लिखा जाए, अगर डेसीमीटर लिखना हो तो इसको हम अगर मैथमेटिकल टर्म में लिखना हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10⁻⁻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 ⁻
डिवाइस के रूप में लिखना हो तो उसको हम 10⁻² मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये जानने का हमें जानना चाहिए, ये जरूरी है। उसी तरह क्योंकि इन सब की जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे उसमें ये टर्म आते जाएंगे। मिलीमीटर है तो 10⁻³ मीटर लिख देंगे, माइक्रोमीटर है तो 10⁻6। इसका मतलब क्या, माइक्रो जब भी वर्ड है उसका मतलब समझिए मैथमेटिक्स के टर्म में 10⁻6 लिखना है। नैनो का मतलब 10⁻9, पीको का मतलब 10⁻12, फेम्टो का मतलब 10⁻15, फेक्टो का मतलब 10⁻18। ठीक है, ज्यादातर इसमें तो ये फेक्टो यूज नहीं होता, ये फेम्टो यूज होता है, पीको, नैनो, माइक्रो, बाकी ये नीचे वाले यूज होते हैं। ठीक है, उसी तरह बड़े वाली यूनिट है डेका है। अगर आपको बोला जाए 1 डेका मीटर कितना होता है, तो आप बताएंगे 1 डेका मीटर इक्वल टू 10⁻1 मीटर, यानी कि 10 मीटर होता है। ठीक, यानी कि डेका मीटर क्या है, यूनिट जो है डेका मीटर, ये मीटर से बड़ा है, इसलिए 1 डेका मीटर में 1 डेका मीटर बराबर 10 मीटर हो रहा है। मीटर यूनिट छोटा है। हेक्टो आएगा तो हेक्टो में 10⁻² लिख देंगे, किलो आएगा तो किलो को 10⁻³ लिख देंगे, मेगा में 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पेटा और ऐसे ही तरह एक्जा। ठीक है, इसको हम जानेंगे। इसमें भी जो आपका ज्यादातर यूज होता है वो मेगा यूज होता है और गीगा यूज होता है। ठीक है, बाकी नीचे वाली छोटी क्वांटिटी ये सब अधिकतर ज्यादा यूज नहीं होता। ठीक, तो इतना हम जानते रहेंगे, आगे देखते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अदर, इसको जानना जरूरी है। यहाँ पर देख रहे हैं यूनिट ऑफ लेंथ लिखा हुआ है, यानी कि लंबाई के मेजर करने के ढेर सारे यूनिट हैं, जिसमें से 1 से नंबर से लेकर 7 नंबर तक ये बढ़ते हुए क्रम है। जैसे मिलीमीटर है, अगर इसको हम नंबर में व्यक्त करें 1 है, इसका 10 गुना बड़ा कौन है, सेंटीमीटर है। और डेसीमीटर है, उससे पहले वाले से 100 गुना ज्यादा। ठीक, तो ये देखिए मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मिलीमीटर से 10 गुना ज्यादा है। यहाँ पर हम नंबर में व्यक्त करते हैं, अगर इसको 1 यूनिट दें तो इसका 10 गुना ये है। इसका 100 गुना बड़ा डेसीमीटर है। मीटर क्या है, इस मिलीमीटर से 1000 गुना बड़ा है। डेकामीटर क्या है, इस मिलीमीटर से 1000 गुना 10,000 गुना बड़ा है। ये क्या है, हेक्टोमीटर मिलीमीटर से 1 लाख गुना बड़ा है, या 10 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, तो अगर कन्वर्ट करना हो, अगर मान लीजिए हमें कन्वर्ट करना है कि सेंटीमीटर को हमें मिलीमीटर में बदलना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब ये ऑर्डर में याद रखे रहेंगे कि कौन किससे कितना गुना बड़ा है, ये बस ऑर्डर में याद रखिए। और सभी 10 अपने पास वाले से, छोटी वाली यूनिट से 10 गुना बड़ी है, इससे 10 गुना ये बड़ा है, इससे बड़ा 10 गुना ये बड़ा है, इससे
10 गुना बड़ा ये है, इससे 10 गुना बड़ा ये है। तो जब ये ऑर्डर में याद रखे रहेंगे तो हमें कन्वर्जन करना आसान होगा। जैसे एग्जांपल में जैसे बताते हैं, यहाँ पर हमें अगर बोल दिया जाए हमें 1 मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मीटर चौथे नंबर पर है और सेंटीमीटर दूसरे नंबर पर। हम ये जानते हैं ये जब बढ़ते हुए क्रम में हम याद किए हैं, ये यूनिट है बढ़ते हुए क्रम में। तो मीटर से सेंटीमीटर के बीच का ये डिस्टेंस देख लीजिए, ठीक है। डिस्टेंस कहने का मतलब कितना गुना ज्यादा है मीटर। यहाँ से काउंट कर लीजिए। अगर यहाँ से चलते हैं दूसरे नंबर तक, तो अगर इसको अगर हम बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे हम बचपन में याद किए थे, सबको याद होगा ना। ये अगर इस वाले फार्मूले से यूज करके हम समझेंगे तो आसान रहेगा। तो चाहे आप 4 से नंबर से 2 नंबर तक जाइए, चाहे आप 2 नंबर से लेकर 4 नंबर तक जाइए। तो देखिए यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100 और 100 का मतलब हो गया जो मीटर है सेंटीमीटर से 100 गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। मीटर क्या है? बड़ी यूनिट। तो यहाँ पर देखिए कन्वर्ट क्या हो रहा है, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदला जा रहा है। तो हम जान गए यहाँ से कि मीटर खुद है सेंटीमीटर से 100 गुना ज्यादा है। 1 मीटर बोला भी जा रहा है, चाहे मीटर कहिए चाहे 1 मीटर बोलिए। यानी कि जब इससे हम समझ पा रहे हैं कि सेंटीमीटर से 100 गुना ज्यादा मीटर है या 1 मीटर है, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 100 सेंटीमीटर। 100 हो गया, 100 गुना ज्यादा है। वही अगर बदलना हो आपको मीटर को मिलीमीटर में, यहाँ पर लिखते हैं 1 मीटर को में बदलना हो मिलीमीटर में, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए मिलीमीटर से मीटर के बीच का देखिए कितना गुना ज्यादा है। यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार मतलब 1000। 1 मीटर को बदलना है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। वही अगर 2 मीटर रहता तो 2 का बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 मीटर को कितने मिलीमीटर में बदलना है, तो 2 गुणे 1000 कर देते हैं, 2000 हो जाता है, 2000 मिलीमीटर। अब थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। उल्टा करने का मतलब ये बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में बदल रहे थे, तो यहाँ नंबर आ रहा था 100 का, 10 का, 1000 का, जैसा भी आ रहा है उसके अनुसार आ जाएगा। अब वही छोटी यूनिट यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना हो, जैसे वो बोल दिया जाए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो मिलीमीटर यहाँ से हम लिख दे रहे हैं 1 mm। मिलीमीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, तो कितना आएगा यहाँ पर नंबर। अब देखिए मिलीमीटर क्या है, छोटी यूनिट है। छोटी यूनिट को ही बदलना है बड़ी यूनिट में, तो यहाँ पर जो नबी नंबर आएगा बड़ा तो आएगा नहीं, छोटा ही आएगा। तो कितना गुना छोटा है ये देख लीजिए, या फिर बोल लीजिए जो बड़ी यूनिट है कितना गुना बड़ी है। मिलीमीटर से सेंटीमीटर 10 गुना बड़ी है, और छोटी यूनिट को हम बड़ी यूनिट में बदल रहे हैं, तो यहाँ पर 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1/10 लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे। यहाँ पर 1/10 का मतलब 10 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मिलीमीटर को मीटर में बदलना हो अगर, यहाँ पर लिखते हैं मिलीमीटर को मीटर में बदलना हो, यहाँ पर 2 मिलीमीटर लिख दे रहे हैं। 2 मिलीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 2 को 2 यहाँ पर लिख ही दीजिए, 2 गुणे 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, यहाँ से देख लीजिए। मिलीमीटर से मीटर के बीच का डिस्टेंस कितने गुने ज्यादा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार मतलब 1000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये छोटा यूनिट है ये बड़ी यूनिट है, 1000 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/1000। 1/1000 का मतलब 2 गुणे 10 की पावर -3 मीटर, ये लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे जब हमें ये ऑर्डर में पता रहेगा तो ये कन्वर्ट कर लेंगे आसानी से। जो कोई भी कन्वर्ट करना हो, जैसे किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना है, तो हम भले याद रख रहे हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, याद रखने की अगर जरूरत नहीं, अगर भूल भी जा रहे हैं या कोई किसी और यूनिट में कन्वर्ट करना है अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये ऑर्डर में याद रखेंगे, आप कन्वर्ट कर लेंगे आसानी से। जैसे 1 किलोमीटर को डेसीमीटर में बताना है, 1 किलोमीटर में कितना डेसीमीटर, तो काउंट कर लीजिए डेसीमीटर कितना छोटा है किलोमीटर से, यहाँ से जाइए और किलोमीटर तक चले जाइए, किलोमीटर यहाँ तक बस। ये इसको मिटा देते हैं पहले, किलोमीटर तक आ जाइए, बात है हो जाएगा ये किलोमीटर।
और ये किसमें बदलना था, किलोमीटर से डेसीमीटर के बीच का डिस्टेंस। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 आ रहा, यानी कि 1 किलोमीटर में 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10,000 डेसीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्जन हम याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये बड़ी बड़ी यूनिट है, कुछ कुछ छोटी यूनिट हैं, इसको हम अलग से याद रखे रहेंगे, ठीक। जैसे 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.5 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये एक बड़ी यूनिट है डिस्टेंस मेजर करने का। 1 मिलीमीटर है 10 की पावर -3 मीटर, ये कन्वर्ट कन्वर्ट करके खुद हम देख लिए हैं। उसके बाद 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर -6, अभी बताए थे कि माइक्रो को जब भी नाम हो तो उसको मैथमेटिक्स के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -6। नैनो को बदलना, नैनोमीटर को, तो नैनोमीटर को दिखाने का तरीका होता है ऐसे एनएम से। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -9 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम 10 की पावर-10 मीटर, ये याद रखेंगे। उसी तरह ये वेट का है, मास का है, मास का मेजरमेंट है, जो कन्वर्जन करना हो सेम इसी के तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पूछा जाएगा 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है। 1 ग्राम ये बड़ा यूनिट है, कितना बड़ा है यहाँ से काउंट कर लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब 1,000, 1,000 गुना बड़ा है, यानी कि 1 ग्राम में 1,000 मिलीग्राम होगा, ठीक। उसी तरह किलोग्राम को बदलना हो ग्राम में, तो यहाँ से काउंट कर लीजिए कितना गुना बड़ा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 1,000 आ रहा है, मतलब 1,000, 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम हो जाएगा। उल्टा चलना है, यानी कि छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना है। 1 ग्राम में कितना किलोग्राम, 1 ग्राम में 10 की पावर-3 किलोग्राम हो जाएगा। जो 1,000 गुणा कर रहे थे, इसमें 1,000 का भाग देंगे बस, ठीक। ये होता है 1 क्विंटल में 10 की पावर 2 केजी, यानी कि 100 केजी। 1 टन में 1,000 केजी, 1 टन में 10 कुंटल होता है, 10 कुंटल, 10 क्विंटल का मतलब 1,000 केजी। 1 कैरेट, ये मास का मेजरमेंट है, 200 मिलीग्राम होता है, ठीक। उसी तरह टाइम का, ये आप लोग जानते हैं ज़्यादातर, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 आवर में 60 मिनट, 1 डे में 24 आवर, 1 ईयर में इतना दिन। मिली सेकेंड 10 की पावर-3, माइक्रो आ गया 10 की पावर-6, नैनो 10 की पावर-9, ठीक है। तो आज यहाँ तक रहने देते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे डायमेंशन कैसे निकाला जाएगा अगले वाले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।